हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, जोश में है। सो जी हाँ, बात कर रहे थे एक्सरसाइजेस की, और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 88 तक अपनी पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली है। वैसे आज का सेशन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि मुश्किल से 10 क्वेश्चंस बचे थे हमारे पास, तो उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं और फटाफट से इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, तो तैयार हो तुम लोग? तैयार हो? पेन और पेपर है, बिकॉज हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना है, खुद से जरूर ट्राई करना है। राइट, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 89 एंड द क्वेश्चन सेज अ कांस्टेंट करंट एग्जिस्ट इन अ इंडक्टर कॉइल कनेक्टेड टू अ बैटरी. The coil is short circuited and the battery is removed. Show that the charge flown through the coil after the short circuiting is the same as that which flows in one time constant before the short circuit. भाई क्वेश्चन की थोड़ी भावना समझा देता हूं मैं तुम लोगों को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट करंट एग्जिस्ट करता है किसी भी इंडक्टर कॉइल में। तुम्हें पता है किसी भी इंडक्टर में कांस्टेंट करंट कौन सा हो सकता है ना? नाउ कॉइल को आपने शॉर्ट सर्किट किया और बैटरी को आप रिमूव कर दिया। बैटरी रिमूव करने के बाद अब क्या होगा? डिस्चार्जिंग वाली सिचुएशन आएगी। तो आपको शो करना है कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू द कॉइल आफ्टर द शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग के बाद आपने बैटरी को रिमूव कर दिया। बैटरी रिमूव करने से क्या होगा? डिस्चार्जिंग होगा। तो आपको शो करना है कि जो डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो चार्ज फ्लो कर रहा था, डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो चार्ज फ्लो कर रहा था वो बराबर होगा किसके? जो कि चार्ज फ्लो कर रहा था इन वन टाइम कांस्टेंट बिफोर द बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी रिमूव करने से पहले चार्जिंग का सिचुएशन था। तो चार्जिंग के केस में वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज फ्लो होता है और डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो चार्ज फ्लो होता है वो आपको शो करना है कि बराबर होने चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अटपटा सा है, बट ये समझ जाओ कि शॉर्ट सर्किट यहां पे हुआ, शॉर्ट सर्किट के बाद आपने बैटरी को रिमूव कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट से पहले चार्जिंग का केस आएगा, शॉर्ट सर्किटिंग के बाद डिस्चार्जिंग का केस आएगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों हो रहे हैं इसको इसमें। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होने से पहले चार्जिंग का केस है, वहां पे आपको बोल रखा है कि कांस्टेंट करंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा था वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो वो मेंशन कीजिए। आफ्टर द शॉर्ट सर्किट यहां पे क्या हो रहा है कि आपको शो करने कितना चार्ज फ्लो करता है। चलो भाई एक बार दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, पर सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या आंसर आता है इसका। सोच लिया सभी ने? क्या करोगे इसमें? भाई कांस्टेंट करंट एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी इंडक्टर कॉइल में कनेक्टेड टू अ बैटरी। जैसे जब आप किसी भी इंडक्टर कॉइल को, अगर आप किसी इंडक्टर कॉइल को कनेक्ट कर देते हो विद सम बैटरी, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली बात है यहां पे चार्जिंग का केस आएगा, है ना? अब क्या होगा? डेफिनेटली सी बात है कि यहां पे करंट इंक्रीज होता है, करंट का ग्रोथ होता है, इसको बोलते हैं करंट ग्रोथ। चार्जिंग मतलब करंट का ग्रोथ हो रहा है यहां पे। तो करंट के ग्रोथ के लिए जो इक्वेशन हमारे पास बनती है, इट इज योर I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस का टी बाई टाउ। यही बात है करंट ग्रोथ के लिए। हाँ, अब आपसे बोला है कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था। ये करंट तो सर टाइम के साथ एडजस्ट कर रहा है, समझना। ये जो करंट है वो फंक्शन है टाइम का, मतलब समय के साथ ये करंट चेंज हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट करंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है। याद रखना हमेशा जब भी कांस्टेंट करंट वाली बातें बोलता है तो समझ जाओ कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है। स्टेडी स्टेट में ही कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। स्टेडी स्टेट कब आता है? जब टाइम आपका इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट टाइम पे ही आपको स्टेडी स्टेट मिलेगा जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, एंड दैट कांस्टेंट करंट इज नथिंग बट आई नॉट। याद है तुम्हें? यहां पे कांस्टेंट करंट की बातें हो रही है, वो है कौन असल में? वो है आई नॉट, पीक वैल्यू पे जो था। तो इट कैन बी रिटन एज ई बाई आर। आई नॉट को ई बाई आर लिखोगे, है ना? तो चाहिए, जरूरत नहीं है ई बाई आर लिखने की भी, आप आई नॉट लिख के छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और बातें नहीं बोली तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। करंट ग्रोथ हो रहा था जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया, तो करंट का ग्रोथ हो रहा था। इसमें जब आप टाइम को इनफाइनाइट पुट कर देंगे, जब आप टाइम को इनफाइनाइट करेंगे तो आपको जो करंट मिलेगा वो आई नॉट के बराबर होगा। और यही तो कांस्टेंट करंट है यार, यही तो कांस्टेंट करंट है। तो उसने बोला है कि कांस्टेंट करंट एग्जिस्ट करता था इंडक्टर कॉइल में जो कि बैटरी से कनेक्टेड थी, तो कांस्टेंट करंट आई नॉट हो गया। तो बताओ जरा कितना चार्ज फ्लो होगा इन वन टाइम कांस्टेंट? कैसे पता चला? The coil is short circuited and the battery is removed. Show that the charge flown through the coil after the short circuiting is same as the which flows in one time constant before the short circuit. Short circuit से पहले करंट ग्रोथ वाली सिचुएशन थी,
इन वन टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट इसका समझना क्या मतलब है कि जो टाइम है ना वो आपका वन टाइम कांस्टेंट के बराबर है। जो आपका टाइम है वो वन टाइम कांस्टेंट के बराबर है, तो टी की जगह टाउ पुट करना है बस आपको। कांस्टेंट करंट ग्रोथ फ्लो कर रहा था यहां पे, कांस्टेंट करंट की वजह से जो चार्ज मुझे मिलेगा इट इज योर आई नॉट इंटू टाइम टी। चार्ज इक्वल्स टू आई टी होता है, यहां पे कांस्टेंट करंट आई नॉट था तो लिखेंगे आई नॉट, और टाइम है वन टाइम कांस्टेंट यानी टाउ के बराबर। मतलब कि इतना चार्ज फ्लो कर रहा था बिफोर द शॉर्ट सर्किटिंग इन वन टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट में इतना चार्ज फ्लो कर रहा था बिफोर शॉर्ट सर्किटिंग। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग वाली सिचुएशन आ जाएगी। आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग, आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग क्या होगा यहां पे भाई, शॉर्ट सर्किट हो गया, अब बैटरी को रिमूव कर दिया है, तो यहां पे होगा करंट का डिके, बिकॉज डिस्चार्जिंग का सिचुएशन है ये। सो यहां पे इक्वेशन बनती है I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई का पावर माइनस का टी बाई टाउ। ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन या फिर करंट के डिके की इक्वेशन होती है। अब यहां पे I को लिख सकते हैं dq बाई dt, तो I की जगह मैंने लिखा dq बाई dt क्योंकि मुझे रेट ऑफ फ्लो पता करना है। सो इट इज योर आई नॉट ई का पावर माइनस का टी बाई टाउ। सो dq कैन बी रिटन एज आई नॉट ई का पावर माइनस में टी बाई टाउ इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए आप दोनों तरफ, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। सो q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू आई नॉट तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ ई का पावर माइनस टी बाई टाउ डी टी। अच्छा सर इसने कुछ ऐसा बोला है कि कितने टाइम के लिए, देखो शो दैट द चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल आफ्टर द शॉर्ट सर्किटिंग। आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग आपने क्या किया था, बैटरी को रिमूव कर दिया था, पर सर उसने तो टाइम ही नहीं बोला, तो कोई बात नहीं, तुम जीरो से लेके इनफाइनाइट तक पूरे चार्ज की बात कर लो, ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द, जब तक वो टोटली डिस्चार्ज ना हो जाए। तो भाई मान लीजिए टोटल डिस्चार्ज होने में उसको इनफाइनाइट टाइम लग गया, टोटल डिस्चार्ज होने में उसको इनफाइनाइट टाइम लग गया, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की लिमिट लगा दी। सर यहां क्यों नहीं लगाई थी आपने, करंट ग्रोथ में लिमिट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि करंट ग्रोथ में उसने बोला है कि स्टेडी स्टेट चल रहा था, यहां पे कोई करंट का ग्रोथ नहीं है भाई, पहले से ही स्टेडी स्टेट पे जा चुके हैं आप लोग। स्टेडी स्टेट पे करंट कांस्टेंट होता है एंड दैट कांस्टेंट करंट इज आई नॉट। कितना चार्ज फ्लो होगा इन वन टाइम कांस्टेंट, इन वन टाइम कांस्टेंट कितना चार्ज फ्लो होता है, आई नॉट इंटू टाउ। खत्म, यहां कुछ नहीं पूछा उसने। हाँ अब आपने बैटरी को रिमूव कर दिया है, अब डिस्चार्जिंग हो रही है, अब डिस्चार्जिंग हो रही है। सो मान लीजिए आपने जब बैटरी को रिमूव किया तो टाइम था जीरो, जब आपने बैटरी को रिमूव किया तो टाइम था जीरो, तो जीरो टाइम से लेके कंप्लीट डिस्चार्ज होने में उसको इनफाइनाइट टाइम लग गया, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की लिमिट लगा दी। सो Q कैन बी रिटन एज आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, लिमिट्स लगेगी जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की, और अपॉन में माइनस का वन बाई टाउ आएगा। सही है, यू हैव टू पुट द लिमिट्स ओनली नाउ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। आ जाओ भाई, यहां पे आई जो Q का वैल्यू बना था वो है आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की लिमिट है, और अपॉन में माइनस का वन अपॉन टाउ है। ये टाउ ऊपर चला जाएगा, Q बनेगा माइनस का आई नॉट टाउ, अपर लिमिट पुट कीजिए ई का पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट पुट किया माइनस का जीरो। देखो भाई ई का पावर माइनस का इनफाइनाइट, अभी इसको ढंग से लिखना, ढंग से लिखेंगे इसको, तो ये होगा वन अपॉन ई का पावर इनफाइनाइट माइनस ई का पावर जीरो। ई का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा, सो माइनस का आई नॉट टाउ वन अपॉन इनफाइनाइट माइनस का वन, ई का पावर जीरो वन होता है। वन अपॉन इनफाइनाइट अगर नहीं पता तो नोट कर लेना, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है, तो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो होगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा और आपको आंसर मिलेगा आई नॉट इंटू टाउ। क्या ये भी सेम चार्ज फ्लो हो रहा है क्या, बोलो भाई, क्या सेम चार्ज फ्लो हो रहा है क्या? ड्यूरिंग जब आपका बैटरी कनेक्टेड था तो कांस्टेंट करंट था, कांस्टेंट करंट जब फ्लो कर रहा था तो इन वन टाइम कांस्टेंट जो चार्ज फ्लो हुआ था वो था आई नॉट इंटू टाउ। नहीं है भरोसा, देखो इन वन टाइम कांस्टेंट जो चार्ज फ्लो किया वो आई नॉट इंटू टाउ है। कब की बात है, जब बैटरी कनेक्टेड थी, अब बैटरी को रिमूव कर दिया, सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर द करंट डिके। करंट का डिके हुआ तो कितना चार्ज फ्लो किया वो सब मैं यहां पे बता रहा हूं। अब कब, कितने टाइम के लिए सर, टाइम तो डिफाइन ही नहीं किया।
सो भाई यहां पे बोला गया कि t इक्वल्स टू 0 पे आपने बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को रिमूव किया ना आपने। सो t इज इक्वल्स टू 0 पे आपने बैटरी को रिमूव कर दिया। अब करंट धीरे धीरे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। कब तक? जब तक बैटरी जो हमारा इंडक्टर था उसमें जितनी भी एनर्जी स्टोर थी वो टोटली खत्म ना हो जाए, है ना। तो मान लीजिए भाई इनफाइनाइट टाइम लग गया, इसको इनफाइनाइट टाइम लग गया, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हमने इसको क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। करंट की वैल्यू पीक पे चल रही थी, कितनी, आई नॉट कांस्टेंट वाली, उसको 0 पे लाना है, तो इनफाइनाइट से 0 से लेकर इनफाइनाइट तक टाइम लग गया इसमें। सो ये आ गया हमारे पास, इंटीग्रल करके लिमिट लगानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की। तो ये कौन सा चार्ज है सर? ये वो चार्ज है जो कि बैटरी को रिमूव करने के बाद फ्लो कर रहा था सर्किट में। तो यहां पे सॉल्व करा इसको हमने, आंसर वही मिल रहा है आई नॉट टाउ। तो क्या मैंने शो कर दिया, क्या मैंने शो कर दिया कि जो चार्ज फ्लो कर रहा था थ्रू द कॉइल आफ्टर द शॉर्ट सर्किट, जो कि मेरे पास आया आई नॉट इंटू टाउ, कितना आया, आई नॉट इंटू टाउ, वो बराबर है, is the same as that which flows in one time constant before the short circuit। शॉर्ट सर्किट से पहले बैटरी कनेक्टेड थी, वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, आई नॉट इंटू टाउ, तो दोनों सेम है ना, तो शो होगी ना ये बात। तो बस यही है आपका आंसर। तो ये जो रेड कलर का पार्ट लिखा है दिस इज ऑल फॉर बिफोर शॉर्ट सर्किटिंग, और ये जो पार्ट लिखा है वो आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग का पार्ट है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 89 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट? इसको भी नोट करो, ये भी कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं क्या बोलते हैं हमसे। तो क्वेश्चन 90 सेज कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। देखो भाई स्विच को क्लोज किया, बहुत समय के बाद कितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये आपको बताना है। Suppose the switch is again open at t equals to 0. What is the time constant of the discharging circuit? अब जैसे आपने स्विच को ओपन किया तो सर्किट अब जो होगा वो ऊपर वाला बन जाएगा, जो कि एक डिस्चार्जिंग सर्किट है। समझ लो बात को। अगर तुमने स्विच को क्लोज किया तो यहां पे क्या होगा, कुछ करंट आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इसमें से चला जाएगा, R2 वाले में से। तो पहले तो क्या होगा, यहां पे चार्जिंग होगी, करंट जा रहा है ना, यहां से जा रहा है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, चार्जिंग वाली बातें आ रही है यहां पे। तो अभी पहले करंट यहां पे ग्रो करेगा, तो पहले तो जैसे स्विच को क्लोज किया करंट ग्रोथ होगा। अब आपने स्विच को ओपन कर दिया, स्विच को ओपन करने से क्या होगा, स्विच को ओपन करने से जो भी एनर्जी इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हुई थी वो सारी खत्म होने लगेगी, डिस्चार्जिंग होने लगेगा। उस टाइम पे ऊपर वाला सर्किट आ जाएगा, फिर है ना, ऊपर वाला सर्किट आ जाएगा, डिस्चार्जिंग होने लगेगी। तो उस डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट क्या है ये आपको बताना है। एंड फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, और आपको बताना है कि इस इंडक्टर से कितना करंट फ्लो करता है आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। जब आप स्विच को क्लोज करोगे, स्विच को क्लोज करने से नीचे वाला सर्किट बनेगा जिसमें क्या होगा, करंट ग्रोथ करेगा, बिकॉज बैटरी का काम क्या है, चार्ज को फ्लो करवाने का, करंट प्रोवाइड कराने का। और यहां पे इंडक्टर क्या बोलता है कि भाई करंट का अगर ग्रोथ होगा तो वो एक्सपोनेंशियली होगा। तो पहले तो क्या हुआ, जैसे स्विच को क्लोज किया करंट एक्सपोनेंशियली राइज करता है, बहुत समय के बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है, बहुत समय के बाद जब स्टेडी स्टेट आता है तो करंट कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपने स्विच को ओपन कर दिया, अब जैसे आपने स्विच को ओपन किया अब ये ऊपर वाला सर्किट बन जाएगा, ऊपर वाला सर्किट बन गया तो ये क्या होगा, अब यहां पे बताओ डिस्चार्जिंग हो जाएगी। डिस्चार्जिंग होने के कारण अब यहां पे क्या होगा, तुम्हें बताना है टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग सर्किट का कितना है भाई, है ना। और लास्ट में आपको बताना है कि कितना करंट किसी इस इंडक्टर L से पास हो रहा था आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना करंट इस इंडक्टर से पास होता है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार सवाल, ट्राई करो एक बार, देखो क्या आंसर आता है इसका। कर लिया ट्राई तुम लोगों ने? वीडियो पॉज कर लिया करो यार, है ना, वीडियो पॉज करके ट्राई किया करो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो पॉज करो ट्राई करो, ठीक है। चलो पहली बात, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया तो जो सर्किट बनेगा वो हमारा ये नीचे वाला सर्किट बनेगा, ये वाला R1 और ये वाला, है ना। ऐसे केस में हम बात करते हैं तो सर जो ओवरऑल करंट है, इस ओवरऑल करंट का एक पार्ट यहां जाएगा I1, एक पार्ट यहां जाएगा I2। तो R1 और R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? R1 और R2 यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे या पैरेलल में आएंगे? नो डाउट सर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, बिकॉज यहां पे
करंट का बंटवारा हो गया है, जहां जहां करंट का बंटवारा होता है वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, और आर पैरेलल जो होता है वो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं है ना जिसको इसके बारे में पता नहीं है? नहीं है पता तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो अगर आप अनजान हैं इस फॉर्मूले से तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, यहां पे सॉल्व करके यही मिलेगा आपको, ठीक है। चलो भाई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ओनली फॉर द फर्स्ट पार्ट इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब सर स्विच को क्लोज किया, करंट ग्रोथ हो रहा है, तो करंट की ग्रोथ की इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यहां पे करंट ग्रोथ की इक्वेशन लिखता हूं, I इज इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली से कि भाई साहब जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि उसी ने बोला है हमसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम कितना सर? लॉन्ग इनफाइनाइट ले लिया हम लोगों ने। इनफाइनाइट लेने के बाद अब क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I नॉट I इज इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस इनफाइनाइट। सो योर इक्वेशन कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस में इनफाइनाइट, सो इट विल बी योर I नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई का पावर इनफाइनाइट। अब ई का पावर इनफाइनाइट तो आपको भी पता है ना इनफाइनाइट होता है, सो इट विल बी I नॉट 1 माइनस 1 बाय इनफाइनाइट। बच्चा जानता है कि 1 अपॉन इनफाइनाइट जो है वो 0 होता है, सो दिस कम्स आउट बी I नॉट। तो यहां पे t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये देखो इक्वल तो होता नहीं है, टेंड्स टू मतलब जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ। तो अगर t आपका इनफाइनाइट की तरफ जाता है यानी कि बहुत समय के बाद देखोगे तो करंट आपका I नॉट के बराबर होगा, और I नॉट जो होता है ना वो होता है E अपॉन R इक्वलेंट के, क्योंकि यहां पे दो रेजिस्टेंस है, दिख रहे हैं तुम लोगों को, दुई रेजिस्टेंस दिख रहे हैं R1 और R2 वाला। तो यहां पे जब आप I नॉट की जगह फॉर्मूला पुट करेंगे सो इट कम्स आउट बी E अपॉन R इक्वलेंट। लगा दो भाई E अपॉन R इक्वलेंट वाला फॉर्मूला। तो यहां पे दोनों जो रेजिस्टर्स हैं दे आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे R इक्वलेंट का तो बनेगा हाँ भाई। अब देखो मेरे पे भरोसा नहीं है तो खुद से करके देख लो तुम लोग, है ना। मेरे पे भरोसा नहीं है तो खुद से करके भी देख लेना, तुम्हें सेम आंसर ही मिलेगा। ओके, तो R इक्विवेलेंट की जगह जरा फॉर्मूला तो पुट कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। सो आएगा E R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। ये भैया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी कि काफी समय के बाद जो करंट है वो I नॉट के बराबर होता है। I नॉट इज इक्वल्स टू E अपॉन R होता है, लेकिन यहां पे दो रेजिस्टेंस है इसलिए मुझे R इक्विवेलेंट कंसीडर करना है। सो E अपॉन R इक्विवेलेंट जो है वो ये रहा सर हमारे पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्यों पैरेलल में आए? क्योंकि करंट यहां से फ्लो किया और ऊपर से देखा तो भाई करंट का बंटवारा I1 इधर चला गया, I2 ऊपर चला गया, तो करंट के बंटवारे के कारण यहां पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ दिस इज द फाइनल आंसर जो कि हमारा पहला पार्ट है। सही है। अच्छा अब देखो उन्होंने क्या बोला, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को फिर से ओपन कर दिया गया। अब देखो स्विच को जैसे ओपन करोगे क्या होगा सर, एक समय ऐसा आया जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था इसमें से, एक समय ऐसा आया जब ये कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा I नॉट, और इंडक्टर का पेट भर गया, इसके अंदर क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। कितनी होती है, हाफ L I नॉट का स्क्वायर। तो इंडक्टर का पेट भर गया, उसने बहुत सारी एनर्जी खा ली। अब आपने क्या किया, स्विच को कर दिया ओपन। स्विच ओपन होते ही बैटरी से हो गए डिस्कनेक्ट। बैटरी से डिस्कनेक्ट होने के कारण अब सर्किट जो कंप्लीट होगा आपका ये वाला होगा। ये देखो, समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को तुम लोग। अब देखा ऊपर वाले सर्किट में कहीं कोई बैटरी नहीं है, कहीं कोई बैटरी नहीं है तो करंट का ग्रोथ होगा क्या, नहीं सर, ये तो डिस्चार्जिंग का केस हो जाएगा, यहां तो करंट का डिके होगा।
तो अब क्या होगा, ऊपर वाला सर्किट काम में आ रहा है, ऊपर वाला सर्किट काम में आएगा तो करंट का होगा डिके, और करंट का डिके हमें बताता है क्या कि लो भाई करंट मैंने यहां से फ्लो करा दिया, ये क्या हो गया, करंट मैंने यहां से फ्लो करा दिया आई, अब ये करंट इधर जाएगा, ये करंट इधर जाएगा, ये करंट नीचे आएगा, क्या यहां पे भी कोई करंट आने वाला है क्या? ये करंट मान लो यहां से चला घूमता फिरता इधर आया, अब एक करंट तो इधर जाएगा, नीचे भी कोई करंट आएगा, नीचे कोई नहीं आएगा, क्यों सर? अरे देखो ना यार, स्विच ओपन है, ओपन स्विच का मतलब क्या है, करंट को फ्लो करने की जगह नहीं मिलेगी, नीचे कोई करंट नहीं आएगा, तो जितना करंट था वो फिर से R1 से पास होते हुए चला जाएगा। अब जरा गौर फरमा के देखो तो यहां पे R1 R2 पैरेलल में है या सीरीज में है, सोचो जरा। जो करंट इंडक्टर से पास हो रहा है वही R2 वाले रेजिस्टर से पास हुआ, वही R1 वाले से पास हुआ। R2 R1 से अगर सेम करंट जाता है सो दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहां पे बेसिकली ये सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले के लिए दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में थे, लेकिन दूसरे वाले केस में दोनों रेजिस्टर्स आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो आओ भाई सॉल्व करते हैं इसको, सेकंड वाला पार्ट है ना, when switch is open। स्विच को अगर दोबारा ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा, तुम्हें तो पता ही चल गया। अब तो सर्किट बना दो यहां पे, ये लो तुम्हारा R2 वाला रेजिस्टर, ये R1 वाला रेजिस्टर, ये तुम्हारा वो इंडक्टर। एनर्जी स्टोर की है इंडक्टर ने अपने पास, पता है ना तुम्हें, इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की है। इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर सकता है तो फिर करंट का सप्लाई भी कर सकता है, तो जो करंट वो R2 से फ्लो करा रहा है वही R1 से भी फ्लो करेगा। तो यहां पे R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा वो R1 प्लस R2। इंडक्टर की कहानी अलग चल रही है, इससे मतलब नहीं है। वो तो टाइम कांस्टेंट मांग रहा है सर, टाइम कांस्टेंट होता है L/R इक्विवेलेंट, टाइम कांस्टेंट मांग रहे हो, तो कुछ और नहीं मांगता है वो, उसको सिर्फ टाइम कांस्टेंट चाहिए। टाइम कांस्टेंट होता है L/R इक्विवेलेंट। सो इंडक्टेंस L है, R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट अगर R1 प्लस R2 है, सो यहां पे टाइम कांस्टेंट जो होगा L डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। चलो भाई थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट पे पूछता है फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो जब टाइम बराबर टाइम कांस्टेंट है, जब टाइम बराबर टाइम कांस्टेंट है तो कितना करंट यहां पे इंडक्टर से पास हो रहा होगा। देखो भाई डिस्चार्जिंग शुरू हो चुकी है, डिस्चार्जिंग शुरू हो चुकी है। तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होती है करंट का डिके कर रहे हैं सर आई नॉट ई का पावर माइनस में टी बाई टाउ। सो टाउ की जगह भी अगर टी पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन बनती है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई का पावर माइनस का टाउ अपॉन टाउ, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई का पावर माइनस का 1। सो आई कैन बी रिटन एज आई नॉट अपॉन ई। लो भाई ये लो आंसर आ गया। अच्छा आई नॉट की जगह क्या पुट करोगे, ई बाई आर। आई नॉट की जगह क्या पुट करोगे, ई बाई आर, लेकिन वो करंट सिर्फ इंडक्टर से मांग रहा है। हाँ अरे बोलो, यहां पे आई नॉट की जगह ई बाई आर। अब सर्किट ये वाला बन रहा है तो आई नॉट इक्वल्स टू ई बाई आर। अब ई है कोई यहां पे कांस्टेंट करंट कितना था तुम्हारे पास जो फ्लो कर रहा था, कांस्टेंट करंट कितना था जो फ्लो कर रहा था तुम्हारे पास। तुम एक पीक वैल्यू पे आए थे, पीक वैल्यू पे आए थे तो उसके बाद कांस्टेंट करंट ई बाई आर इक्विवेलेंट जा रहा था। तो बस बात का ध्यान रखना कि यहां पे आर इक्विवेलेंट वाली पिक्चर चलेगी अब तुम्हारी फिर से। तो आई नॉट की जगह ई बाई आर पुट करो, लेकिन हाँ ध्यान रखना इंडक्टर से ही करंट के बारे में पूछ रहा है तो इसके अक्रॉस की बातें कर लेना सिर्फ तुम लोग, इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, समझ लो ना बात को तुम लोग। तो ये है कहानी। तो नोट कर लो भाई, ए बी सी तीनों मैंने लिखवा दी यहां पे। ए बी सी जो है तीनों के तीनों यहां पे हो गए, तो फटाफट से नोट करना शुरू कर दीजिए। कर लिया नोट सभी ने, ये भी कर लिया नोट सभी ने। चलिए भाई बहुत है बढ़िया, बहुत है शाबाश, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ 90 के बाद 91 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 91 क्या बोलते हैं हमसे, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज एस्टैब्लिश्ड इन अ टाइटली वाउंड सोलेनॉइड जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, हैविंग ऑफ 1000 टर्न्स पर मीटर, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन ईच मीटर ऑफ द सोलेनॉइड। हर एक मीटर में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है ये आपको बताना है
है ना, बहुत टफ क्वेश्चन। चलो ट्राई कर लो एक बार, देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं बताता हूं तुम्हें। सोच लिया इसके बारे में, बहुत टफ क्वेश्चन था ना ये। अच्छा एक बार बताओ, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है किसी भी इंडक्टर में? सो द मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हो सकती है, इट इज योर हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, बट द पॉइंट इज वी डोंट हैव दिस एल। एल क्या है? एल बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस, यही होता है ना, पक्का पक्का एल यही होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। हाँ देखो, इंडक्टेंस बोल लेते हैं प्यार से इसको, ठीक है। एल जो है वो आपका इंडक्टेंस हो जाता है, सेल्फ वाली बातें बाद में लिखेंगे। अब बात यह कि एल को कहां से निकालें सर, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, एल कहां से निकालें? तो एक काम करो, एक फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, दैट एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई, पता है ना ये तो तुम्हें सभी को, सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था ना। तो n इंटू फाई की जगह लिखेंगे b इंटू ए इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। सो l की जगह लिखेंगे NBA डिवाइडेड बाय I। ये लो भाई l का फॉर्मूला मिल गया, उठा के रख दो यहां पे। सो u हो जाएगा हाफ ऑफ l की जगह लिखूंगा NBA I स्क्वायर अपॉन I। तो क्या होगा ऐसे केस में, एक I से तो I मर जाएगा, दूसरे I को भी मारने की कोशिश कर ले, दूसरे I को भी मारने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, करंट तुम्हें दे रखा है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज NBA by 2। सही है ना भाई, कोई समस्या तो है नहीं इसमें, है ना। अच्छा इधर आओ, फिर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहां पे आओ। सो यू कैन बी ऑल्सो रिटन एज, देखो एक तरीके बता रहा हूं, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो तुम्हें पता ही है, इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं वो बताता हूं। वहां पे देखो कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, पर हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है। आपके पास स्मॉल एन है जो कि कैपिटल एन बाय एल होता है। सो यहां से कैपिटल एन को लिखते हो स्मॉल एन इंटू एल, लिख दीजिए, कैपिटल एन की जगह लिखा स्मॉल एन इंटू एल, बी इंटू ए इंटू आई अपॉन 2। सही है, ओके। अब क्या करें सर, एन बी ए अपॉन आई। तो यहां से काम करो ना यार, बी को थोड़ा खोल के देखते हैं। तो एन इंटू बी की जगह म्यू नॉट एन आई, एल इंटू ए, एल इंटू ए वॉल्यूम बन जाएगा ये, इंटू आई डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या किया, बी को ओपन कर दिया। किसी भी सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, किसी भी सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ को एरिया के साथ ले गया सो दैट वो वॉल्यूम बना लेगा, एन इंटू एन, एन स्क्वायर, आई इंटू आई, आई स्क्वायर। तो यहां पे जो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हो रही है, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर वी अपॉन 2। एक काम करें यार, एक काम करें क्या, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। तो एक नया फॉर्मूला मिल रहा है तुम लोगों को, ये b का स्क्वायर बन जाएगा, ये v बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। सही है। अरे मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड, ये तो जानते ही हो तुम लोग कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है। B जो है वो म्यू नॉट एन आई होता है। सो यहां पे म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर था, तो ये B स्क्वायर, ये वॉल्यूम V बन गया अपॉन में 2 म्यू नॉट। तो ये वाला फॉर्मूला पता है, नो डाउट, अच्छे से पता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करोगे, तो यहां पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर यहां तक लाके भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कहां तक, यहां तक, ये वाला फॉर्मूला, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये वाला भाई, यहां तक लाके भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एनीवेज कोई बात नहीं। देखो भाई, मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता ना, तो इसलिए मैं ये सब काम कर रहा हूं। तो ये 3 डब्बे बनाए मैंने, तीनों डब्बे काम के हैं, ठीक है। इन्हीं पे हमारी पिक्चर सेट होने वाली पूरी। 3 क्यों, 4 हो गए ना यार, 2 4 5 हो गया यार, 5 डब्बे है ना, 5 डब्बे इंपॉर्टेंट है। सर अभी तक डब्बे ही बना रहे हैं, आंसर तो मिला नहीं। अब आंसर मिलेगा, इस फॉर्मूले का यूज कर लो, ये कर लो, ये कर लो,
ये फॉर्मूला यूज कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे फॉर्मूला यूज करो ना, मैं वो वाला यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरी सारी चीजें उसमें मिल रही है। सो क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास क्या क्या है, करंट है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास क्या है, करंट है 1 एम्पियर का, स्मॉल n का वैल्यू है 1000 पर टर्न्स पर मीटर, लेंथ मेरे पास है 1 मीटर की, रेडियस जो मेरे पास है वो है कितना, रेडियस 2 सेंटीमीटर का ना, हाँ ठीक है, रेडियस 2 सेंटीमीटर का। अच्छा एक मिनट रुको, ये तो बता दो कि तुम्हें लेंथ के बारे में कैसे पता चला, कोई पूछेगा नहीं ये बात? देखो भाई क्या लिखा है, इन ईच मीटर ऑफ द सोलेनोइड, जब वो बोलता है ना ईच मीटर, तो उस मीटर का मतलब वही है हर एक मीटर में, बताओ तो हर एक मीटर में, तो हर एक मीटर में। चलिए भाई, तो u इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर वी अपॉन 2 म्यू नॉट होता है, ऑल्सो रिटन एज बी की जगह म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन 2 म्यू नॉट। चलो भाई, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट मर जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर आई स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2। म्यू नॉट की जगह पुट करते हैं वैल्यूज को, सो u कैन बी रिटन एज म्यू नॉट की जगह 4 पाई 10 की पावर माइनस का 7 n स्क्वायर 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर करंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर करके, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 1 मीटर की है, तो इंटू 1, तो ये वॉल्यूम हो गया डिवाइडेड बाय 2, मार दो भाई 2 से 2 टाइम्स मर गया ये। सो u जो मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू 10 की पावर 6, यहां पे रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो u मिलेगा 2 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना बनेगा माइनस का 1 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, 4 टू 8 पाई स्क्वायर होगा, 8 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस का 5। देखो भाई पाई स्क्वायर को आप 10 लिख सकते हो, तो दिस कम्स आउट बी कितना 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल। लो भाई ये आंसर है। मैंने बोला ना ये वाला फॉर्मूला याद रख लो तो काम आसान होगा, ये वाला याद कर लो या फिर ये याद कर लो, एक ही बात है, ठीक है। जो तुमसे याद हो जाए वो अच्छी बात है, जो याद ना हो तो परेशान मत हो, एक तो याद कर लो, ठीक है। चलो एक काम करो, नोट करो, राइट फ्रॉम द हेयर, ये पूरा पार्ट नोट करना है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो वहां से लेके यहां तक, क्योंकि तुम किताबें खोल के देखोगे तो वहां पे सीधा ये फॉर्मूला लिखा होगा, तो घबरा मत जाना कि फॉर्मूला आया कहां से, वो यहां से आया है, कैसे आया है वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इसे इसको तो नोट करना ही है तुम्हें, कर लिया वाला पार्ट नोट, और उसके अलावा ये भी नोट करना है, ये तो मेन सॉल्यूशन ही है अपना क्वेश्चन नंबर 91 का, कर लिया नोट सभी ने, बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 91 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 92 क्या बोलता है, कंसीडर करो एक स्मॉल क्यूब जिसका वॉल्यूम है 1 मिलीमीटर क्यूब। तो एक क्यूब है, क्यूब समझते हो तुम लोग, एक डब्बा है ना, हाँ डब्बा ही, रेक्टेंगुलर वाला नहीं, स्क्वायर वाला, चौकोर डब्बा, जिसका वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब का है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और कैरी कर रहा है करंट 4 एम्पियर का। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो भाई एक सर्कुलर लूप बना लो, इस सर्कुलर लूप के अंदर यहां पे मैंने रख दिया एक चौकोर डब्बा, ठीक है। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज ऑफ 4 एम्पियर, यहां पे जो इसका रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और करंट 4 एम्पियर का जा रहा है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो दे रखा है 1 मिलीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को VC लिख देता हूं सो दैट आपको रिंग और क्यूब में अंतर समझ आ जाए, ठीक है। रिंग और क्यूब में अंतर समझने के लिए जहां पे क्यूब की बातें होगी वो मैं VC या फिर SC का सबस्क्रिप्ट लगा दूंगा, और बाकी सब तो नॉर्मल चलने देना, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा 1 मिलीमीटर क्यूब कैन बी रिटन एज 10 की पावर माइनस का 9 मीटर क्यूब, 10 की पावर माइनस का 9 मीटर क्यूब।
क्या बताना है मुझे? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इनसाइड द क्यूब। कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी? इट इज योर बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। अब तो याद हो गया ना फॉर्मूला ये वाला? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, इस रिंग में 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर इंटू v डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। इस रिंग में जो 4 एम्पियर का करंट जा रहा है उसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज योर म्यू नॉट आई अपॉन 2r का होल स्क्वायर। लेट्स डू द स्क्वायरिंग पार्ट। तो ये बनेगा म्यू नॉट का स्क्वायर आई का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर डॉट 2 म्यू नॉट। एक म्यू नॉट से म्यू नॉट मर जाएगा एंड इट कम्स आउट बी वी आई स्क्वायर 8r स्क्वायर। अच्छा म्यू नॉट भूल गए क्या हम लोग? म्यू नॉट को भी लगा लो साथ में, ठीक है। म्यू नॉट वी सी इंटू आई का स्क्वायर अपॉन 8r स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व करेंगे एंड यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब का वॉल्यूम 10 की पावर माइनस का 9 है, मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है? 4 एम्पियर का स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, पर मैं अभी बाद में लिख दूंगा इसको। 8 रेडियस कितना दे दिया उसने? रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, सो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। चाहिए? आ जाओ भाई सॉल्व कर लेते फर्दर। इट कम्स आउट बी 4 पाई इंटू 4 4 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 माइनस का 7 कितना होता है? माइनस का 16 बन जाएगा, तो माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। 4 2 जा 8, 2 8 जा 16। जो आपके पास एनर्जी स्टोर होगी इट कम्स आउट बी योर 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 16 प्लस का 2, 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 14 जूल। इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, है ना? तो इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। और जो तुम्हें करना है, देखो फॉर्मूला याद रहेगा तो सब कुछ कर सकते हो तुम लोग, है ना? फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो नोट कर लो यार, यही है क्वेश्चन नंबर 92। नोट करो, फटाफट से नोट कर लो। क्या हलवा सा सवाल दिए थे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कर लिया? बढ़िया, आगे बहुत बढ़िया। सो 92 के बाद 93 क्या बोलता है? A long wire carries a current of 4 एम्पियर। भाई एक लंबी सी वायर है जिसका करंट 4 एम्पियर का है। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वॉल्यूम जिसका 1 मिलीमीटर क्यूब, फिर से वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तुम तो जानते ही हो कि एक लंबी सी वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी हो रही है वो आपको बताना है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो बतानी कितनी है। क्या फॉर्मूला बनता है? क्या फॉर्मूला बनता है? बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, ये बनता है फॉर्मूला। बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। पक्का याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। वॉल्यूम कितना दे दिया है? वॉल्यूम मुझे दे दिया है 1 मिलीमीटर क्यूब। अब 1 मिलीमीटर क्यूब तो समझदार हो ना, 10 की पावर माइनस का 9 मीटर क्यूब बन जाता है। अच्छा इसके अलावा और क्या चाहिए तुम लोगों को? सर हमें तो करंट भी चाहिए। लो भाई करंट 4 एम्पियर का। और क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दे दी। डिस्टेंस का करोगे क्या वैसे तुम लोग? इस डिस्टेंस का करोगे क्या? हाँ किसी काम की है तुम्हारे लिए डिस्टेंस? नहीं है? अरे बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है? अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जाओगे बी, तो किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से, अब देखो लॉन्ग वायर बोल दे तो इनफाइनाइट मान लेना तुम इसको, ठीक है? फॉर्मूला बनाते हो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये डी यहां से उठा के पुट कर देना, समझे ना? हाँ ये फाइंड करना है। ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, सारा मिल जाएगा फिर तो। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू करंट इज 4 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना है? 10 की पावर माइनस का 1। 2 पाई से ये मर जाएगा 2 टाइम्स, 4 2 8 होता है, 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 बन जाएगा। टेस्ला, हाँ भाई ये वो वाला टेस्ला नहीं है जो तुम सोच रहे हो, है ना? हाँ चलो भाई यहां तक तो क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, जरा इसका स्क्वायर करके देखो
क्या मिलता है? तो आ जाओ भाई, स्क्वायर बी कर लेते हैं इसका। लेट्स फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड। सो बी का स्क्वायर 8 8 64 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, इसका स्क्वायर किया मैंने। वॉल्यूम है 10 की पावर माइनस का 9, 10 की पावर माइनस का 9 तो वॉल्यूम ही है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू नॉट की जगह लिखेंगे 4 पाए 10 की पावर माइनस का 7। ये माइनस का 7 ऊपर भेजना पड़ेगा। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा सर 64 डिवाइडेड बाई 8 पाए इंटू 10 की पावर कितना जा रही है? माइनस का 17 बन रहा है क्या ये? नहीं ना, कितना होता है पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन में थोड़े से कमजोर है। बस इतना पता है यहाँ पे माइनस का 2 बन रहा है। ये माइनस का 9, ये माइनस का 7 ऊपर गया, प्लस का 7 हो गया, -9 + 7 इट्स -2। 8 8 जा 64, 8 बाय पाए इंटू 10 की पावर माइनस का 14 जूल। लो भाई यहां तक लाके छोड़ दोगे, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा तुम्हारा। तो ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 93 की। कितना टफ क्वेश्चन था, पसीने छूट गए हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते, है ना, तो जाके हमारा आंसर आया। फिर नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट, बढ़े आगे आ जाओ। सो 93 के बाद अगला सवाल हमारा 94 क्या बोलता है? द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज 2.5 हेनरी। If the current in the one coil is changed at a rate of 1 ampere per second, what will be the EMF induced in the other coil? भाई तुम्हें पता ना, दो कॉइल की कहानी, एक में करंट बदलोगे तो दूसरे में इंडक्शन आएगा। तो वही तो बात है, वही तो समझाना इनको। तो जानते थे ना ये बात तो, कि पहली कॉइल होती थी कॉल्ड एज द प्राइमरी कॉइल, एक और कॉइल होती थी नोन एज द सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेरी होगा तो सेकेंडरी में फ्लक्स जनरेट होगा ना। तो क्या बोलते थे कि जो टोटल फ्लक्स होता है सेकेंडरी का वो प्रोपोर्शनल है करंट इन द प्राइमरी का। जो टोटल फ्लक्स होता है सेकेंडरी में वो प्रोपोर्शनल होता है करंट इन द प्राइमरी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो याद करो एक फॉर्मूला बनता था M × I। M बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते थे इसको प्यार से। ये वाली बातें तो डेफिनेटली हमें याद ही है, लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में हमें जानना था। E = d of phi N2 ∅2 डिवाइडेड बाय dt। याद है तुम लोगों को ये फॉर्मूला? जो EMF आता था इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो भाई फ्लक्स में वेरिएशन के कारण नहीं तो EMF इंड्यूस हुआ था। तो सेकेंडरी का फ्लक्स कितना था? N2 ∅2। सेकेंडरी का फ्लक्स था N2 ∅2। इट विल बी इक्वल्स टू योर इंड्यूस EMF। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी इज इक्वल्स टू EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी का EMF बता रहे हम लोग, है ना, लिख लेना भाई E2। सो सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होगा इट इज योर d/dt। N2 ∅2 की जगह मैं L × I1 लिख रहा हूं, सॉरी M × I1, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, M × I1 लिख देता हूं N2 ∅2 की जगह। तो N2 ∅2 की जगह मैंने M × I1 पुट कर दिया, है ना। अब ये तो देखा देखा सा लग रहा है सर, MI बन गया, ये तो M बाहर निकाल देंगे, यहां पे dI1/dt हो जाएगा। अच्छा बताओ जरा, ये कितना है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? 2.5 है, तो लिख दो यहां पे 2.5। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज कितना है? देखो ना, रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड, करंट अपॉन टाइम एम्पियर पर सेकेंड। तो यहां पे आएगा 1। सॉल्व दिस पार्ट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2.5 वोल्ट आंसर। तो सेकेंडरी में कितना EMF इंड्यूस हुआ? 2.5 वोल्ट का। सेकेंडरी में कितना EMF इंड्यूस हुआ है? 2.5 वोल्ट का। खत्म सवाल। हाँ भाई कर लिया नोट, बढ़े आगे पक्का। चलो 94 के बाद आते हैं अगले सवाल पे, 95 पे, और बोला गया है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट वायर एंड द स्क्वायर लूप ऑफ फिगर। अच्छा देखो क्या है ना, ये कुछ पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड बातें भी यहां पे, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें याद होगा ना होगा मैं बता देता हूं। इसमें एक डाटा और एड ऑन कर लेना कि जो करंट है ना I, वो आपका I0 साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। ये तुम्हारा पिछला एक क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस सेशन में तो क्वेश्चन हुआ नहीं, वो हुआ था स्टार्टिंग के दूसरे सेशन में, ठीक है। ये जो एक्सरसाइजेस हमने उठाई थी ना, तो दूसरा सेशन जो हमने किया था ना, वहां पे ये क्वेश्चन कवर किया था, याद है तुम्हें? ये वाला वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आया था। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए EMF कैसे इंड्यूस करोगे, वो वाली बात थी यहाँ पे। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो पहली चीज जो आपको समझना है वो ये है कि आप जैसे जैसे इस तरफ जाते जा रहे हो, यानी कि टुवर्ड्स द राइट, जैसे जैसे आप जाते जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है।
तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो पोजीशन के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से नहीं, पोजीशन के हिसाब से। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है गिवन बाय म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू सेपरेशन डी, या आर लिख लो, कोई बात नहीं, आर लिख लो यार, गुस्सा मत हुआ करो। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने बोला कि यार यहां पे जो फ्लक्स होगा वो कैसे लिया जाए। तो याद करो, मैंने तुम्हें एक बातें बताई थी, बोला था एक छोटू सा एलिमेंट कंसीडर कर लो। यहां पे लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो dx है, इसका लेंथ आपका a के बराबर हो जाएगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए बातें कर लेते हैं। सो द फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट, किसी भी स्मॉल एलिमेंट को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो छोटा ही होगा, गिवन बाय डी इंटू बी इंटू ए। देखो भाई, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं, उल्टा बोल रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्स डिस्टेंस पे बात करी, एंड डी ए बन जाएगा। यहां पे डी ए क्या हो जाएगा, छोटा एलिमेंट का छोटा एरिया। ये एलिमेंट को देख के तुम्हें रेक्टेंगल की फीलिंग आ रही है, लेंथ इंटू विड्थ कर दो, लेंथ कितनी dx है, विड्थ कितनी है adx है। तो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स इंटू a dx इज योर डी फाई। सही बात है ना कि नहीं है, सही है कि नहीं है। सो डी फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स ए डी एक्स। तो ये तो छोटू सा फ्लक्स मिला तुम्हें, तो ये तो फ्लक्स मिला है छोटे से एलिमेंट के लिए। मुझे तो पूरे इस क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर लूप के लिए चाहिए ना, मुझे तो कहानी पूरे स्क्वायर लूप के लिए चाहिए। क्या करोगे इसके लिए, अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, सो लेट्स डू द इंटीग्रेशन। सो लिखेंगे यहां पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग both sides. So phi is equals to integral of d phi is equals to, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स dx। अच्छा एक बात बताओ, लिमिट्स कहां से कहां तक लगा रहे हो। जब ये एलिमेंट यहां पे था, जब ये एलिमेंट यहां पे था तो डिस्टेंस x का जो था वो b के बराबर था। जब ये एलिमेंट यहां पे लेफ्ट की तरफ था तो ये जो x है वो आपके b के बराबर था, तो यहां पे लोअर लिमिट हो जाएगी b। जब एलिमेंट घूमता फिरता राइट की तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा b प्लस a, ये x जो है आपका b प्लस a के बराबर हो जाएगा, तो लिमिट लगेगी b से लेके b प्लस a तक की। सो यहां पे जो फ्लक्स तुम्हें मिल रहा है, इट इज योर म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई ln x b से लेके a प्लस बी, ये b प्लस a कुछ भी कर लो। समझ लो ना ये सब क्यों किया मैंने, ये सब इसलिए किया क्योंकि यहां पे जैसे जैसे आप राइट की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे आप राइट की तरफ जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स जो होगा वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मुला आप लगाते हो ना phi इज इक्वल्स टू b इंटू a, ये फॉर्मुला तभी लगाओगे जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों कांस्टेंट है। हाँ नो डाउट एरिया कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है ऐसे केस में, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके सॉल्व करोगे तो ही काम बनेगा फिर आपका। तो जैसा मैंने क्या किया, वायर से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, वहां के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारी फिक्स हो जाती है, फिर वहां के लिए मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली बात है। चलो भाई यहां से फाई का जो वैल्यू मुझे मिलने वाला है, इट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln ऑफ a प्लस बी माइनस में ln b। ln a माइनस ln b को, ln a माइनस ln b को लिख सकते हैं phi इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई ln ऑफ a बाय b प्लस का 1। समझदार हो, समझ चुके होंगे बातों को, कैसे किया मैंने, ln a प्लस बी अपॉन b, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि ln a माइनस ln b को आप लिख सकते हो ln a अपॉन b। तो ये प्रॉपर्टी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है,
कि ln a माइनस ln b को लिख सकते हो ln a अपॉन b। सो ln a प्लस बी माइनस ln b को लिखोगे ln a प्लस बी अपॉन b, तो VC बन गया। अब जाके फ्लक्स मिला है तुम्हें, अब तुम्हें फ्लक्स मिला है, अब तुम्हें EMF फाइंड करना है। EMF कैसे होता है? d फाई बाई dt। EMF कैसे होगा? d फाई बाई dt। तो पहले एक काम करो, पहले फ्लक्स वाली कहानी नोट कर लो, फ्लक्स नोट करने के बाद EMF फाइंड आउट करने की कोशिश करो, फिर देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आता है। अब तो ट्राई करो यार, किया क्या ट्राई तुम लोगों ने? अरे यार EMF बताओ यार, d फाई बाई dt होता है। चलो आ जाओ मैं बताता हूं। So EMF can be written as E is equals to d phi by dt। सर d by dt तो ठीक है, phi की जगह वो सब लिखना पड़ेगा क्या? हाँ लिखो, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई ln ऑफ a अपॉन b प्लस का 1। नाउ देखो भाई, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे आपको टाइम के साथ इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पर इनमें से कौन कौन है जो समय के साथ बदलते हैं? म्यू नॉट कांस्टेंट है, ए स्क्वायर का लेंथ है सर। अरे भैया स्क्वायर का लेंथ है, ये स्क्वायर लूप का लेंथ है। हाँ नहीं सर, एक साइड का लेंथ कांस्टेंट रहता है, 2 पाई कांस्टेंट होता है, ln कांस्टेंट होता है। ln के अंदर कुछ भी भर दो कांस्टेंट मिलेगा आपको। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो पहले तो सर, म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई ln ऑफ a बाई b प्लस का 1, ये तो कांस्टेंट है। अंदर कौन रह गया? करंट रह गया। सर करंट भी तो कांस्टेंट होता है ना, इसको अंदर क्यों छोड़ दिया? भाई इस क्वेश्चन में यहां पे मेंशन नहीं कर रखा है, बट तुम्हें डायग्राम देख के बताना है कि पिछले क्वेश्चन का पार्ट था, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यहां पे करंट आपका ये रहेगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए यहां पे करंट की वैल्यू क्वेश्चन में डिफाइंड दी थी, यहां पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे आपका करंट जो है वो समय के साथ बदल रहा है। सो करंट जो है आपका वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहां पे इसीलिए मैंने आई को अंदर छोड़ दिया। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां तक लाके छोड़ दो। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई आपकी? इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आपसे ये मांगा था क्या? नहीं, हमसे मांगा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला था, याद करो, m ऑफ डी आई बाई डी टी। याद आ गया? हाँ भाई, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन गया। So now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, you can simply say कि from equation 1 and 2 क्या लिखोगे कि m का जो वैल्यू है वो हो जाएगा म्यू नॉट a डिवाइडेड बाई 2 पाई ln ऑफ a अपॉन b प्लस का 1। क्या ये बात सही रहेगी? क्या यही है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे प्यार से बोल सकते हो? अरे कंपेयर कर लो ना यार, डी आई बाई डी टी ई और ये m का वैल्यू क्या क्या, तो ये है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, समझ रहे हो बात को तुम लोग? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां तक तो तुमने कर लिया था नोट पूरा, है ना? यहां तक तो पूरा ही नोट कर लिया था। अब यहां तक नोट करने के बाद तुम यहां आ जाओ और इसको भी नोट कर लो, वो आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर। कर लिया नोट? सभी ने कर लिया नोट? वेरी गुड। चलिए भाई, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 95 के बाद क्वेश्चन 96 क्या बोलता है, आओ देखते हैं। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सर्कुलर कॉइल एंड द लूप शोन इन द फिगर। अब ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उसमें मैं तुम्हें कुछ डाटा बता देता हूं। ये जो है इसका रेडियस a है, इसका रेजिस्टेंस r है, इसका रेडियस a डैश है, इसका रेजिस्टेंस r डैश है। ठीक है, यहां पे a डैश जो है वो बेसिकली रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और r डैश जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक कॉइल है और ऊपर एक छोटू सा लूप लगा दिया, तो यहां पे भी r जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। और a आपका यहां पे रेडियस हो जाएगा। एक रियोस्टेट है यहां पे, और रियोस्टेट क्यों लगाया जाता है? सो दैट आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सके। L लेंथ का रियोस्टेट है, L लेंथ का रियोस्टेट है जिसका रेजिस्टेंस है R। ये जो रियोस्टेट यहां पे लगाया है इसका लेंथ L है, और जो रेजिस्टेंस है वो है R। एक सेल लगा दिया है, अब सेल से क्या होगा? करंट जाएगा भाई, यहां पे करंट जाएगा प्राइमरी सर्किट से, इसको प्राइमरी लूप कह सकते हैं आप लोग, है ना? प्राइमरी से करंट गया, प्राइमरी से करंट में चेंज होने की वजह से, क्योंकि आप रियोस्टेट को चेंज करोगे, रियोस्टेट को चेंज करने से करंट चेंज हो जाएगा।
फ्रॉम द फॉर्मूला E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR, तुम तो जानते ही हो कि अगर आप R को वेरी करते हैं तो I भी वेरी होता है साथ में, और अगर I वेरी हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो जाएगा। जानते हो ना ये वाली बात? तो रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो करंट वेरी होगा, करंट वेरी होने से मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गया तो तुम्हें तो पता है फ्लक्स में भी वेरिएशन आएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, रियोस्टेट को आप एडजस्ट कर रहे हैं, रियोस्टेट को आपने एडजस्ट किया जिसके कारण इसके करंट में चेंज आया। करंट में चेंज आने की वजह से यहां पे इस कॉइल की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चेंज हो जाएगा। कॉइल की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चेंज हो जाएगा, और अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो इस लूप से रिलेटेड कुछ फ्लक्स होगा जो कि चेंज होगा। समझो पहली बात, तो यहां पे इन्होंने बोला ये x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस x दे दी गई है, ये सब कुछ पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है डाटा। तो एक बार तुम किताब खोल के जरूर देख लेना, वहां पे तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहां पे देखो x डिस्टेंस पे है, तो किसी भी कॉइल से, सर्कुलर कॉइल होती है मेरे पास, उससे अगर x डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो फॉर्मूला बनता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, ये रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रेडियस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक है, तो अगर आपको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला ये बनता है। तो अगर आपको इस कॉइल की वजह से यहां इस लूप के पास में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो भी सेम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ गए ना बात को? ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला डायग्राम मैंने बना दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिला, हाँ मिला। फ्लक्स फाइंड आउट कर ले, फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पे। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, B इंटू ए। अब इसके लिए मैं A डैश बोल देता हूं एरिया के लिए, और इसका एरिया मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये एरिया हो जाएगा पाई A स्क्वायर, ये A डैश हो जाएगा पाई A डैश का स्क्वायर, बिकॉज इसका रेडियस है A डैश। सो B इंटू A डैश इज द फ्लक्स जो कि इस लूप से रिलेटेड था। सो B तो तुम्हारे पास ये रहा ना, B तो ये रहा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था ये निकाला है, लिख दो। सो म्यू नॉट I A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पाई A डैश का स्क्वायर। देखो भाई, इस पार्ट को ये जो वर्टिकली बनाया गया है मैंने इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली बना दिया। यहां पे ये बड़ा वाला जिसका रेडियस है A, छोटा वाला जिसका रेडियस है A डैश। बड़े वाले की जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस R है, छोटे वाले का जो रेजिस्टेंस है वो R डैश है। ठीक है, ये जो लूप है वो इस कॉइल से x डिस्टेंस पे रखी गई है, सो दैट क्या होगा, x डिस्टेंस पे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है तो वो मैंने बता दिया है। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, I करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। यहां पे फ्लक्स कितना होगा, इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, B इंटू, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल दी है A डैश, इसका एरिया हो जाएगा। सो B मैंने पुट कर दिया, A डैश इसका एरिया पाई A डैश का स्क्वायर, ये हो गया। तो नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो म्यू नॉट पाई A स्क्वायर A डैश का स्क्वायर I डिवाइडेड बाय 2 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 होता है, इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं यहां पे? अच्छा, अब समझना इस बात को, उन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन किया था उस टाइम पे, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि रियोस्टेट को y लेंथ मूव कराया, रियोस्टेट को हमने इधर की तरफ मूव कराया विद सम वेलोसिटी v। इस रियोस्टेट को हमने इधर की तरफ मूव कराया, ये जो की होती है इसकी, इसको इधर की तरफ स्लाइड करा है, पॉइंटर बोलते हैं इसको। तो इसको अगर आप स्लाइड कराते हो इधर की तरफ विद सम स्पीड v, और इसने ये y लेंथ कवर कर लिया, तो ये आपको बताना है कि भाई अब कितनी वेरिएशन रहेगी। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं अभी। पहले यहां तक तो नोट करो तुम लोग, वैसे तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें पता है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां तक आ जाओ, आगे की कहानी में बताता हूं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, फ्लक्स निकालना आ गया तुम लोगों को, वो भूल जाओ, अभी वो सब भूल जाओ, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी उस सब की। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, ये d∅dt बन जाता है। म्यू नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बड़े वाले कॉइल का रेडियस a कांस्टेंट, छोटे वाले लूप का रेडियस a कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, a स्क्वायर कांस्टेंट, इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। चेंज कौन हो रहा है, करंट। क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम रियोस्टेट को स्लाइड करवा रहे हो यहां पे,
तो यहां पे जो वेरिएबल है वो कौन है सर? यहां पे वेरिएबल है करंट। वेरिएबल कौन है? करंट, क्योंकि आप रियोस्टेट को स्लाइड करवा रहे हो। सो यहां पे वेरिएबल करंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो जितनी भी पार्ट कांस्टेंट वाली है वो बाहर निकाल दीजिए। सो म्यू नॉट पाई ए डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टू डी आई बाई डी टी। सिर्फ आई को अंदर छोड़ दिया, बाकी सब बाहर निकाल दिया। तो ये ईएमएफ मिल गया। मार्क दिस एज द इक्वेशन नंबर 1। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए। कर लिया मार्क सभी ने? फ्लक्स निकाला है बस मैंने। देखो भाई, ये बड़े वाला कॉइल, ये छोटा वाला लूप, यहां से यहां तक के डिस्टेंस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। इसका एरिया ए डैश है, वो मैंने लिख दिया। फ्लक्स निकाल लिया। ईएमएफ इंड्यूस होता है डी∅/dt, वो मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक है, सिर्फ एक करंट है जो वेरिएबल है, क्योंकि आप रियोस्टेट को स्लाइड करा रहे थे इधर की तरफ। आप जैसे रियोस्टेट को एडजस्ट करोगे, करंट एडजस्ट होता रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल कौन है यहां पे? करंट है, बिकॉज आप रियोस्टेट को एडजस्ट कर रहे हो। तो करंट वेरिएबल होने के कारण जो भी कांस्टेंट था बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, और करंट अंदर रह गया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, वो ये है कि जो E होता है वो M इंटू di/dt भी होता है। और यहां पे अगर E इज इक्वल टू M di/dt वाली बात आ गई है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ रही है? म्यू नॉट पाई ए डैश का स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यहां भी di/dt है, यहां भी di/dt है, ये भी ईएमएफ के बराबर, वो भी ईएमएफ के बराबर। तो m जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या कुछ रह गया? क्या कुछ रह गया? नहीं रहा? हाँ नहीं रहा, तो यही आंसर है। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होंगे तो वो साथ में जरूर लगाना है, है ना? अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए होते तो हम साथ में उनको भी कंसीडर कर लेते। बाकी अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना, बस नंबर ऑफ टर्म्स को उठा लेना साथ में। ठीक है, समझ गए बात को? कुछ बातें पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, अब ये डायग्राम पिछले क्वेश्चन का था, पिछले मतलब इससे पिछले नहीं, पुराने क्वेश्चन का है। तो सेम चैप्टर में पुराने क्वेश्चन पे जाओगे, किताब खोल के देखना, वहां पे फिगर नंबर मेंशन कर रखा है, तो वहां से उठा लेना। मुझे तो डाटा याद था इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी तुम्हें कंफ्यूजन हो तो एक बार क्वेश्चन से रिलेट करके जरूर देख लेना इसको। तो इसको नोट कर लीजिए, ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 96 की। फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट? अच्छा, 96 का ये पार्ट मिस मत करना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कर लिया भी नोट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 97 क्या बोलता है? A solenoid of length 20 cm, area of cross section 4 cm square, and having the turns of 4000 turns is placed inside another solenoid, जो जिसमें 2000 turns है, having a cross sectional area of 8 cm square और लेंथ इसका 10 cm का है। Find the mutual inductance between the solenoid। बहुत ही प्यारा सवाल। एक सोलेनॉइड बड़ा वाला, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2000 है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 2000 है। इसके अंदर एक और सोलेनॉइड रखा हुआ है, इसके अंदर एक और सोलेनॉइड रखा हुआ है जो कि थोड़ा छोटा है लेकिन लेंथ उसकी ज्यादा है। इसके अंदर एक और सोलेनॉइड रखा है जो कि थोड़ा छोटा है, लेकिन हाँ वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 4000 है। ठीक है, ऐसी वाली बात है। तो अब आपको क्या बताना है कि इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना होगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर बाहर वाले में करंट आप वेरी कर रहे हो तो डेफिनेटली अंदर वाले पे इफेक्ट आएगा। तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी बतानी है आपको, तो एक बार दिमाग लगा लो क्या आंसर आएगा, फिर मैं बताता हूं तुम्हें कैसे करना है इसको सॉल्व। कर लिया सॉल्व? लगाया दिमाग तुम लोगों ने? कैसे करोगे? सर यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर बात आती थी
तो लिखते थे N2 phi2 इज इक्वल्स टू MI1। सही है, N2 phi2 इज इक्वल्स टू MI1। I1 कौन होगा? बड़ा वाला, और ठीक है, पहले बड़े वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी नंबर 1 और छोटे वाले को बोलेंगे सेकेंडरी नंबर 2। तो ये नंबर 2 वाला हो जाएगा। तो सेकेंडरी से जो भी फ्लक्स होगा वो बराबर है M इंटू I1 के। तो N2 यहाँ पे N2 था ना, चलो पूरा लिख देता हूं। सो M इंटू I1 इज इक्वल्स टू N2 इंटू phi2। N2 इंटू phi2 की जगह B1 इंटू A2। B1 क्यों? अरे भाई पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो दूसरे में वेरिएशन आएगा। पहले वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी की वजह से तो दूसरे में वेरिएशन आएगा। तो N2 इंटू म्यू नॉट N1 इंटू I इंटू A2 इज इक्वल्स टू M I1। I1 से ये I1 मर जाएगा। सो M बनता है म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2। A2 तुम्हें पता है छोटे वाले के लिए कंसिडर करना हम लोग को, N1 बड़ा वाला, N2 छोटा वाला और A2 छोटे वाले का। चलो भाई N1 क्या होता है? N1 होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N1 इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N1 की जगह पे तो मैं पुट कर देता हूं यहां पे 2000 बाय 10। सो N1 जो बनेगा वो बनेगा 2000 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, 2000 अपॉन 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किया तो इट कम्स आउट बी 2000 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस का 1। सो N1 बनेगा 20,000। N1 आ गया। सेम काम N2 के लिए कर लीजिए। तो N2 जो बनेगा इट विल बी ऑफ 4000 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर, सो 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, सो इट विल बी ऑफ 20,000 अगेन। N1 भी 20,000 है, N2 भी 20,000 है, और A2 कितना? ये रहा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई पुट कर दीजिए सब कुछ यहाँ पे। M की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू, यहां पे लिखता हूं 2 इंटू 10 की पावर 4, सो 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू A2 की जगह 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। सही जा रहे हैं? पक्का? A2 देख लो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 10 की पावर माइनस का 2 लगाते हो, बट ये सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10 की पावर माइनस का 4 आ गया। ये भी 2 इंटू 10 की पावर 4 बन गया, वो भी 10 की पावर 4 बन गया, तो ये 10 की पावर 4 से तो 4 मर जाएगा, बाकी 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16, 2 टू ज़ा 4, 64 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इज द वैल्यू ऑफ M। चाहो तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हो, पाई से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड कर देना, तो 64 अपॉन पाई के फॉर्म में आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो भाई ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 97 की। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ आ गया। यही फाइंड आउट करना था ना यहाँ पे। देखो भाई क्या है, यहाँ पे करंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो अगर तुम सोच रहे हो जो E इज इक्वल्स टू M dI बाई dt ऐसा कुछ करोगे तो ये कर नहीं सकते तुम लोग, क्योंकि करंट की वैल्यू अनजान है मेरे लिए, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। MI1 इक्वल्स टू N2 phi2, N2 phi2 की जगह B1 इंटू A2 किया, सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है मेरे पास हेनरी। नोट कर लो भाई, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कर लिए नोट? समझ के बात है, बढ़े आगे? आ जाओ भाई। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 97 के बाद 98 क्या बोलता है? द करंट इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड जिसका रेडियस कैपिटल R है और इसमें n टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं और इसमें करंट जा रहा है I0 sin ओमेगा t। एक कॉइल है जिसमें कैपिटल N टर्न्स है, इसको वाउंड कर दिया अराउंड इट्स नियर द सेंटर। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द कॉइल। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। पहली बात तो तुम्हें एक सोलेनॉइड दे दिया, ठीक है। अब इसके आसपास क्या किया? एक वाउंडिंग कर दिया अपने कॉइल से, तो एक कॉइल आपने यहां पे वाउंड कर दी सेंटर के पास में, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। सोलेनॉइड में जो करंट जा रहा है, सोलेनॉइड में जो करंट जा रहा है, इट इज गिवन बाई I0 साइन ओमेगा टी।
इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है कैपिटल N बाय L, वो स्मॉल n क्वेश्चन में गिवन है। कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स आपको कैपिटल N डिफाइन कर दिए गए हैं। और बोलो सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो कैपिटल R दे दिया गया है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड कैपिटल R। नाउ फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, कैसे करोगे सॉल्व, सोच लिया तुम लोगों ने? भाई देखो एक बहुत अच्छी बात बोलिए, नियर द सेंटर, और तुम्हें तो पता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI, ठीक है। तो यार अगर मैं फ्लक्स की बात करूं यहां पे, तो फ्लक्स जो बनेगा वो कितना होगा, B इंटू A। कॉइल को मैं सेकेंडरी मान लेता हूं, कॉइल को मैं सेकेंडरी मान रहा हूं, और यहां पे सोलेनॉइड को मैं प्राइमरी मान रहा हूं, ठीक है। तो अब मेरे इक्वेशंस उसी के हिसाब से एडजस्ट होते जाएंगे। फिर सबसे पहले तो मैं B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI1, फिर मैं निकालता हूं यहां पे A2, इट इज योर A2 इज योर पाई R स्क्वायर, ओके ठीक है, हाँ पाई R स्क्वायर। और जो टोटल फ्लक्स की बात करेंगे सेकेंडरी से phi2, इट विल बी योर N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू B1 इंटू A2। क्या ये बात सही रहेगी? जो फ्लक्स की बात करोगे N B1 A2 की करोगे, है ना। नाउ अब जब यहां पे बात करें तो A2 में तो कोई नहीं, रेडियस तो उसी का कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉइल सोलेनॉइड से बाहर जा चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन किया था इस टाइप का भी, याद है, जिसमें बोला था बाहर एक पॉइंट है, वहां पे आपको बताना था, तो आपने सोलेनॉइड का रेडियस लिया था, तो यहां पे भी वही करना है अपने को। सो E कैन बी रिटन एज d phi by dt। तो एक बार पहले phi2 को तो निकाल ले, इट विल बी योर कैपिटल N, B1 की जगह म्यू नॉट स्मॉल n I1 इंटू पाई R स्क्वायर। सो म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई R स्क्वायर इंटू I1। यहां पे I1 आपका I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, सो दिस इज योर phi2। सो जो EMF इंड्यूस होता है वो होता है M d phi2 बाई dt करके, तो दिस कैन बी रिटन एज M इंटू म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई R स्क्वायर इंटू I1। देखो पहली चीज तो उसने फ्लक्स मांगी थी, तो फ्लक्स तो मुझे मिल रहा है। पहली चीज जो उसने फ्लक्स मांगी थी, तो फ्लक्स तो मुझे इसका मिल रहा है। फ्लक्स ही मांगा है नहीं, EMF जो इंड्यूस हो रहा है और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक काम करो ना यार, इसका डिफरेंशिएशन कर दे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, d बाई डी टी ऑफ phi2 की जगह म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई R स्क्वायर इंटू I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखना, जो EMF बन रहा है वो कितना होगा, M म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई R स्क्वायर, तो कैपिटल M म्यू नॉट, अच्छा ओहो 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 क्या कर रहा हूं मैं यार, गलती कर दी ना, चलो कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते इसको। हाँ, अब सही है। मैं वही सोचूं कि अभी तक M का इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, आ कहां से गया ये, म्यू नॉट N स्मॉल n पाई R स्क्वायर, यही था, म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई R स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी। So mu naught capital N small n pi R square d by dt of I की जगह लिखूंगा मैं I नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा I नॉट को बाहर निकाल दो तो निकाल दो, पाई R स्क्वायर, I नॉट को बाहर निकाल दिया, d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो चलो भाई लिख दीजिए, सो म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई R स्क्वायर I नॉट कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा मिलेगा। बस ये रहा तुम्हारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था, मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यू नॉट ऑफ कैपिटल N स्मॉल n पाई R स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी आई बाई डी टी किया, तो उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाता है ऐसे, कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में मिलेगा। अच्छा एक और बात बताओ, यहां पे जो इसका रेडियस है वो कैपिटल R है क्या? अरे
कोई बात नहीं, कैपिटल आर लिख लेना फिर तुम लोग, ठीक है। जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो तुम भी क्या करना, कैपिटल आर लिख लेना। समझदार हो ना, समझ जाओगे, है ना। हियर रेडियस स्मॉल आर जो हम मान रहे थे वो कैपिटल आर के बराबर है, तो जो भी आपको स्मॉल आर दिख रहा है सब जगह कैपिटल आर पुट कर लेना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। उसके बाद वो हमसे मांगता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो E इज इक्वल्स टू m ऑफ di बाई dt भी करते हैं हम लोग, याद है। ये रही एक इक्वेशन जो कि मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और एक ये रही हमारी इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम 1 and 2 m जो मिलेगा, क्या मिलता है वो बोलो, म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n पाई r स्क्वायर। सही है, नहीं समझे क्या? अरे भाई एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बाहर कॉइल है, तो ठीक है ना, करंट का वेरिएशन सोलेनॉइड में हो रहा है, कॉइल में थोड़ी हो रहा है। हाँ, बट फ्लक्स कॉइल से रिलेटेड होगा, फ्लक्स आप कॉइल का ले रहे हो, तो इसमें अगर आप बात करोगे मैग्नेटिक फील्ड की तो वो सोलेनॉइड का है क्योंकि करंट उसमें है। उसके अलावा यहां पे एरिया आप कंसीडर कर रहे हो, इतना बड़ा इसका रेडियस तो है नहीं, तो जो भी वेरिएशन होगा वो सोलेनॉइड में होगा, सोलेनॉइड का एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, इतना सा पार्ट आपको, क्योंकि जो भी फ्लक्स में वेरिएशन होगा वो सिर्फ इतने से पार्ट में होगा, क्योंकि इतना सा पार्ट ही है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। समझ रहे हो ना, इतना सा पार्ट ही है, छोटू वाला पार्ट है ये जो सोलेनॉइड का। तुम समझो बात को, एरिया मैंने सोलेनॉइड का क्यों लिया है, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस पार्ट में ही एग्जिस्ट करता है। कॉइल हमारी बड़ी है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ छोटे से पार्ट में एग्जिस्ट करता है। नंबर ऑफ टर्न्स आप कॉइल के कंसीडर कीजिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आप सोलेनॉइड का लेंगे, एंड इवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको सोलेनॉइड का लेना पड़ेगा। मैं यहां पे ढंग से लिख देता हूं, इसको A1 लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉइल का रेडियस ज्यादा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इतने से पार्ट में एग्जिस्ट करती है। अभी तक के केसेस में आप क्या कर रहे थे, सोलेनॉइड बड़ा होता था और उसके अंदर एक छोटी सी कॉइल रखी जाती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, लेकिन आपको सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो इस छोटे से पार्ट से एग्जिस्ट करती हो या फिर इस छोटे से पार्ट से पास हो रही थी। लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने से इलाके में है, कॉइल हमारी बड़ी होगी, तो क्या करें, एरिया हमने सोलेनॉइड का ले लिया, छोटा एरिया, जितने पार्ट में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जा सकती थी हमने उसको ले लिया फ्लक्स के लिए। यहां पे इस कॉइल का ही एरिया लेते थे आप लोग, यहां पे इस कॉइल का ही एरिया लेते थे आप लोग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रही थी। इवन इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन हमें सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड लेनी थी जो इससे पास होती थी। कहानी चेंज है इस बार, ठीक है। नोट कर लो भाई, इसको कर लिया नोट, ये भी नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लिया नोट, ये भी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 98 की, और इसी के साथ होता है चैप्टर का समापन। मुझे पता है बहुत खुशी हो रही होगी तुम लोगों को, तो फाइनली हमारा चैप्टर 38 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट होता है। और जो क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में तुम्हें कराए हैं, उन क्वेश्चंस में अगर तुम्हें लगता है कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। और वीडियो दोबारा देखनी है तो वेबसाइट पे ज्वाइन करो, बिकॉज वेबसाइट पे आपको ये वीडियो इजीली मिल जाएगी। वेबसाइट पे हमने हर एक कोर्स के कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आपको जब कभी भी किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, आप उस कोर्स के प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी वीडियोस को देख के अपने डाउट्स को फटाफट से क्लियर कीजिए। बहुत सारा टाइम आप लोगों का यहां बचने वाला है, एंड उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। सो डोंट मिस दिस पार्ट, रादर देन वीडियोस को इधर उधर ढूंढोगे, आप बेटर है वेबसाइट पे आइए और अपने वीडियोस को देखिए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट को मिस मत करना, वो लाल बटन दबा देना और उसके पास में जो घंटा है बजा देना, ठीक है। और सेशन को शेयर करना जरूरी है भाई, हर बच्चे को बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे फिजिक्स में HC वर्मा के सॉल्यूशंस चल रहे हैं, तो भाई वो चीज तो मिस करना बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई ढिंडोरा पीट दो, गली मोहल्ले में जाके अपने अपने भाई जो भी भाई दोस्त हैं तुम्हारे, सबको बता दो जाके, ठीक है। और हाँ, सेशन को लाइक जरूर कर देना। फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फील अगर फिजिक्स का आता है तो सेशन को जरूर लाइक करना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगले टर्न से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।